नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जतिन केयर क्लासेस पर। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है, ये वीडियो है दोस्तों नई शिक्षा नीति से, जो अभी वर्तमान 2020 में भारत की नई शिक्षा नीति है, इससे संबंधित यह वीडियो है दोस्तों। और शिक्षा नीति से तात्पर्य होता है दोस्तों हमारा एजुकेशन सिस्टम, अर्थात हमारा एजुकेशन पैटर्न किस बेस पर आधारित होगा। दोस्तों, वर्तमान समय में हमारे देश में कुल 3 शिक्षा नीति आ चुकी हैं। सर्वप्रथम जो शिक्षा नीति थी, शिक्षा नीति आई थी दोस्तों 1968 में, 1968 में पहली शिक्षा नीति आई थी, और दूसरी शिक्षा नीति आई थी 1986 में। इसको याद करने का आसान सा फंडा है 1986 और 1968। 68 के लास्ट डिजिट को हम आगे पीछे कर देंगे तो दोनों शिक्षा नीति इसमें हमें याद हो जाएंगी। पहली शिक्षा नीति दोस्तों 1968 में आई थी और दूसरी शिक्षा नीति आई थी 1986 में। और प्रथम जो शिक्षा नीति थी दोस्तों, इस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, और द्वितीय शिक्षा नीति के समय हमारे प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। तो इस प्रकार से अभी हमारी जो शिक्षा नीति, नई लेटेस्ट शिक्षा नीति आ रखी है 2020 में, इस समय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो इस प्रकार से यह शिक्षा नीति हमारी दोस्तों यह बेस्ड होने वाली है 5+3+3+4। तो यह हमारी शिक्षा नीति है, और वर्तमान का जो एजुकेशन पैटर्न होगा ये पूर्ण रूप से चेंज हो जाएगा। और दोस्तों, ये जो शिक्षा नीति तैयार हुई है, ये इसरो के पूर्व व्यक्ति हैं जिनका नाम है डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंजन है। इसको हम कह सकते हैं शिक्षा नीति डॉक्टर के एस कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में यह शिक्षा नीति, इसका परफॉर्मा तैयार हुआ। और इसके लिए जो बिल है दोस्तों, यह बिल है NHEB, नेशनल हायर एजुकेशन बिल। NHEB, नेशनल हायर एजुकेशन बिल के तहत यह शिक्षा नीति भारत में लागू हुई है। और जो हमारा शिक्षा का अधिकार है दोस्तों, जिसको हम कहते हैं RTE, राइट टू एजुकेशन, 2009 का है। और इस शिक्षा नीति में एजुकेशन, जो हमारा शिक्षा का अधिकार है, यह प्रायः 3 वर्ष से 18 वर्ष तक के छात्रों के लिए होगा। यहाँ पे ये परिवर्तन देखने को मिला है। और दोस्तों, इसमें यह भी चेंजमेंट किया गया है कि क्लास 5th तक की जो लैंग्वेज होगी, यह अंग्रेजी भाषा होगी, कंपलसरी नहीं है, बल्कि इसको समाप्त किया गया है। और कोई इंग्लिश स्कूल है वो इसको शुरू कर सकता है, और कंपल्सन किसी के लिए नहीं है। इसमें यह कहा गया है कि मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में किसी भी व्यक्ति को एजुकेशन दी जाएगी, और उसके प्रारंभिक दौर में उसकी जो प्राइमरी एजुकेशन होगी, चाहे कोई व्यक्ति किसी भी भाषा का है, कोई हिंदी का है, कोई किसी की मातृभाषा हिंदी है, किसी की मातृभाषा उर्दू है, किसी की पंजाबी है, किसी की गुजराती है, यह किसी के लिए कंपल्सन मजबूरी नहीं है। जो जिस भाषा में सीखना चाहता है उसको यहाँ पे एजुकेशन दी जाएगी। इसका मात्र उद्देश्य यह है कि हम अपनी मातृभाषा में कोई भी एजुकेशन या कोई भी शिक्षा जल्दी से जल्दी ग्रहण कर सकते हैं, जिसका यहाँ पे यह उद्देश्य है। तो इस प्रकार से दोस्तों, जो ये शिक्षा नीति है, इसमें यह बताया गया है कि हम अपनी GDP का कुल 6% इसमें खर्च करेंगे। यह बहुत बड़ा अमाउंट होता है, 6% GDP का शिक्षा में खर्च करने के लिए। शिक्षा काफ़ी बेहतर बनाई जाएगी यहाँ पे। और नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है दोस्तों कर्नाटक। नई शिक्षा नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है कर्नाटक। तो दोस्तों, आइए समझते हैं क्या है यह 5+3+3+4। इससे पहले कि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम था, ये था 10+2 पैटर्न पर आधारित, 10+2 पैटर्न पर आधारित, ये हाई स्कूल और ये इंटरमीडिएट। अब यहाँ पे अगर दोस्तों इसको समझते हुए हम अगर 5 को देखते हैं, तो 5 से तात्पर्य यह है दोस्तों, यह एजुकेशन की यहाँ पे फर्स्ट स्टेज बनाया गया है, जहाँ से एजुकेशन स्टार्ट होगी। और एजुकेशन जो स्टार्ट होगी दोस्तों, यह 3 साल से स्टार्ट होगी। कोई भी एजुकेशन है देश में, वह 3 साल से शुरू होगी। कोई भी बालक, कोई भी छोटा बच्चा है, स्कूल जाएगा, 3 साल की अवस्था में जाएगा। और इसको नाम दिया गया है दोस्तों फाउंडेशन कोर्स। फाउंडेशन कोर्स में दोस्तों ये होगा कि 3 साल का तो वो व्यक्ति होगा, और 3 साल में उसको स्कूल में दाखिला दिलाया जाएगा, और 4 साल में वो कक्षा 1 पास होगा, और 5 साल में कक्षा 2 पास होगा। ये 3 में स्कूल जाएगा, क्लास 1 क्लास 2 इजिकल टू ये 5 हो गया। ये फर्स्ट जो 5 है, ये 5 साल में वह व्यक्ति क्लास 2 पास कर लेगा, क्लास 2 पास कर लेगा, और बिना कोई एग्जाम दिए, उसका कोई भी एग्जाम नहीं होगा। तो यहाँ पे दोस्तों ये एक प्रकार से किड्स स्कूल है, किड्स गार्डन स्कूल है। यहाँ पे बच्चे को पूर्ण रूप से एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी चीज नहीं सिखाई जाएगी, बल्कि बच्चा स्कूल जाएगा और स्कूल में वह खेलेगा। प्ले स्कूल होगा ये, और मुख्य रूप से मतलब यहाँ पे बच्चे को स्पोर्ट्स पर ही ज़्यादा, उसके गेमों पर ही ज़्यादा उसको ध्यान दिया जाएगा। जनरली होता क्या है, बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार नहीं रहते हैं, क्योंकि घर में वो काफ़ी चीज़ें खेलते हैं, काफ़ी एक्टिविटीज़ में वो लिप्त रहते हैं, तो स्कूल जाना उन्हें अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए सरकार ने यहाँ पे ये कहा गया है कि 3 साल में कोई भी बच्चा स्कूल जाएगा, और 2 साल तक आगामी के जो 3 साल होंगे
3 ईयर, 4 ईयर एंड 5 ईयर, उसको पूर्ण रूप से स्कूल में उसके लिए खेलना ही होगा। और इस दौरान 5 साल की एज जब उसकी पूरी हो जाएगी, वह क्लास 2 पास हो जाएगा और वहां पे कोई भी एग्जाम, कोई भी पेपर उसका नहीं होगा। तो ये तो है दोस्तों यहाँ पे जो स्टेप फर्स्ट है, जिसको गवर्नमेंट ने फाउंडेशन कोर्स करके नाम दिया है। अब समझते हैं दोस्तों ये 3 क्या है। ये है दोस्तों यहाँ पे प्रीपरेटरी स्टेज। प्रीपरेटरी स्टेज, इसमें दोस्तों ये है कि ये 3 साल के लिए निर्धारित की गई है और इसमें जो बच्चा क्लास 2 पास करके आएगा, क्लास 3 में जाएगा 4, 5, अर्थात क्लास 3rd और क्लास 4th और क्लास 5th, अर्थात 3 क्लास वो व्यक्ति यहां पढ़ेगा। तो ये 3 है, अर्थात यहां तक वो व्यक्ति क्लास 5th पास हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें क्लास 3 से क्लास 5 तक है और यहाँ पे क्लास 3 में जब वो जाएगा, क्लास 4th के लिए भी एग्जाम देगा, 3rd से 4th में जाएगा एग्जाम देगा, 4th से 5th में जाएगा एग्जाम देगा और यहाँ पे पेपर इसके स्टार्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों इसमें ये है कि तो यहाँ पे जो एक्टिविटीज हैं, बच्चा जो खेलेगा उसके साथ साथ उसको यहाँ पे स्टडी भी कराई जाएगी, स्टडीज कराई जाएगी। और यहाँ पे दोस्तों जो लैंग्वेज होगी, लैंग्वेज वह व्यक्ति जो चूज करेगा पूर्ण रूप से, वह लैंग्वेज चूज करेगा मातृभाषा, जो उसकी मातृभाषा है, चाहे वो उर्दू है, चाहे वो फारसी है, चाहे वो मराठी है, चाहे वो कोई भी भाषा है, उस भाषा में उस व्यक्ति को ज्ञान दिया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि वो जल्दी से जल्दी यहाँ पे अपनी कोई लैंग्वेज या जल्दी से जल्दी जो चीज उसको सिखाई जा रही है वह चीज पूर्ण रूप से वह सीख लेगा। और दोस्तों यहाँ पे जो ये नेक्स्ट 3 है, 5 + 3 जो ये 3 है और ये तीसरा है दोस्तों, इसको कहा गया है मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज जो होगी दोस्तों ये 3 साल की होगी। बच्चा यहाँ 5 पास कर लेगा और यहाँ पे बच्चा 6 में जाएगा, 7th में जाएगा और बच्चा 8th में जाएगा। 3 क्लास यहाँ पढ़ेगा, 3 क्लास यहाँ पढ़ेगा। यह तीसरे नंबर वाला 3 है। तो इसमें दोस्तों इसके जो कोर्सेज हैं उनको इस तरीके से डिवाइड किया गया है। और जो ये 3 है इसमें क्लास 6, 7 और 8 3 साल वो बच्चा पढ़ेगा और उसमें दोस्तों इसको कंप्यूटर की भी एजुकेशन दी जाएगी। कंप्यूटर की एजुकेशन से तात्पर्य है दोस्तों उसको कंप्यूटर से रिलेटेड जो चीजें हैं वो सिखाई जाएंगी और कंप्यूटर से रिलेटेड कोडिंग डिकोडिंग किस प्रकार से बनाई जाती है, छोटे छोटे जो कंप्यूटर से संबंधित कोर्स होंगे, ताकि बच्चा बहुत पहले ही यहाँ पे कंप्यूटर सीख लेगा। और दोस्तों इसमें सबसे अच्छी चीज है कि बच्चे को यहाँ पे वोकेशनल टीचिंग भी दी जाएगी। वोकेशनल टीचिंग से तात्पर्य होता है दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति किसी चीज में अच्छा है, जैसे कोई व्यक्ति किसी चीज में अच्छा है, वो पेंटिंग में अच्छा है, उसको पेंटिंग से रिलेटेड एजुकेशन दी जाएगी। कोई कुकिंग में, खाना बनाने के में ज्यादा ही शौक रखता है, उसको खाना बनाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। कोई सिंगिंग में बहुत अच्छा है, उसको सिंगिंग की कोई ट्रेनिंग दी जाएगी। कोई इंस्ट्रूमेंट बजाने के लिए अच्छा एफर्ट करता है तो उसको यहाँ पे ये सारी शिक्षाएं दी जाएंगी। और इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे मैथ्स और साइंस का भी उसका एजुकेशन होगा और आर्ट भी उसको यहाँ पे, कला भी उसको यहाँ पे सिखाई जाएगी। तो इसका नाम दिया गया है दोस्तों मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज में ये 3 साल की है, ये दूसरे नंबर वाला 3 है। यहाँ बच्चा 8th पास हो जाएगा, यहाँ बच्चा 8th पास हो जाएगा इस वाले 3 तक। और जो नेक्स्ट 4 है इसमें 9, 10th, 11th और 12th आएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों इसको नाम दिया गया है, 4th जो है इसको दिया गया है सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज जो है 4 साल की है, कक्षा 9th से क्लास 12th तक यहाँ पे ये एजुकेशन है। तो मुख्य रूप से यह है, यहाँ पे थोड़ा चेंजमेंट किए गए हैं सेकेंडरी स्टेज में। जनरली हमारे यहाँ होता क्या है, हमारे आज तक के एजुकेशन पैटर्न में था क्या कि जैसे कोई 10th पास होता है, फिर उसके बाद किसी को साइंस में इंटरेस्ट है वो साइंस की क्लास पढ़ता है, किसी को कॉमर्स में इंटरेस्ट है वो कॉमर्स में चले जाते हैं और कोई आर्ट के सब्जेक्ट पढ़ते हैं और यहाँ पे से स्ट्रीम चेंज हो जाते हैं। लेकिन ये जो सेकेंडरी स्टेज है इसमें स्ट्रीम किसी भी रूप से चेंज नहीं होंगे। किसी बच्चे को मैथ्स पढ़ना अच्छा लगता है वो मैथ्स भी पढ़ेगा, किसी को बायो पढ़नी अच्छी लगती है वो बायो भी पढ़ सकता है, और किसी को कॉमर्स पढ़ना अच्छा लगता है कॉमर्स भी पढ़ सकता है, किसी को हिस्ट्री पढ़नी अच्छी लगती है वो यहाँ पे हिस्ट्री भी पढ़ेगा। और इसमें दूसरा चेंजमेंट ये है दोस्तों कि जो हमारे एग्जाम होंगे, जो हमारे पेपर होंगे, यह सालाना ना होते हुए यहाँ पे इसमें सेमेस्टर सिस्टम स्टार्ट होगा, अर्थात जिससे बच्चा वर्ष भर व्यस्त रहेगा और वर्ष भर अपने एजुकेशन की ओर पूर्ण रूप से ध्यान देगा। तो यहाँ पे 6 मंथ के बाद हाफ ईयरली एग्जाम होंगे। 1 साल को 2 सेमेस्टर में डिवाइड किया gया है और यहाँ पे टोटल ईयर डिसाइड किए गए हैं 4, अर्थात यह 4 क्लास पास करने के लिए बच्चा 8 टाइम एग्जाम देगा और 1 ईयर में 2 एग्जाम देगा, सेमेस्टर के हिसाब से देगा। और दोस्तों यहाँ पे इसको कहा गया है मल्टीपल सब्जेक्ट, अर्थात मल्टीपल सब्जेक्ट से तात्पर्य है बच्चे को जो भी सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं वह बच्चा वह सब्जेक्ट ले सकता है। और नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों है कि क्रिटिकल थिंकिंग। बच्चों में यहाँ पे जो है कि एक
क्रिटिकल थिंकिंग से तात्पर्य है कि बच्चों में यहाँ पे उनके सोचने समझने की क्षमता को बढ़ाया जाएगा। जिस प्रकार से वर्तमान में हमारा एजुकेशन सिस्टम है, इसमें हम जैसे हिस्ट्री में कोई भी चीज पढ़ते हैं, इससे संबंधित जैसे 26 जनवरी को हम प्रत्येक वर्ष हमारा गणतंत्र दिवस मनाते हैं, तो सभी को पता होता है अभी वर्तमान एजुकेशन सिस्टम में कि गणतंत्र दिवस हम 26 जनवरी को मनाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्रिटिक थिंकिंग के अंतर्गत यह आया कि क्यों हम 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पे बच्चे की जो थिंकिंग है उसको थोड़ा डेवलप किया जाएगा। और इसमें दोस्तों एक चीज और डाली गई है कि जब बच्चा यहाँ पे 9th से 12th के बीच में होगा, उसका एक सब्जेक्ट यह भी होगा फॉरेन लैंग्वेज। फॉरेन लैंग्वेज के अंतर्गत दोस्तों बच्चा कोई भी लैंग्वेज सीख सकता है, अर्थात कल की डेट में कोई बच्चा किसी कंट्री में जाता है, वहां पे जॉब हायर करता है, जॉब मिलती है उसको वहां पे, तो उसको किसी भी प्रकार से कोई समस्याएं नहीं होंगी। यह व्यक्ति यहाँ पे जापानीज सीख सकता है, फ्रांसीसी लैंग्वेज सीख सकता है और रशियन लैंग्वेज सीख सकता है, कोई भी भाषा सीख सकता है। लेकिन इसमें जो चीन की भाषा है मंदारिन, वर्तमान भारत और चीन के हालातों को देखते हुए यहाँ पे चीन की भाषा को ऐड नहीं किया गया है, तो यहाँ पे ये चीज देखने को मिलेगी। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे सरकार की ये शिक्षा नीति है, हो सकता है इसमें कुछ फेरबदल हो सकते हैं, आगे को यह भाषा भी इसके अंतर्गत आ सकती है। तो इस प्रकार से दोस्तों यह तो था हमारा 5+3+3+4। 5 से मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, 5 से तात्पर्य है यहाँ पे दोस्तों 3 साल की स्टेज में बच्चा स्कूल जाएगा और उसके पास कोई भी एग्जाम नहीं होंगे, उसको वो स्कूल में केवल खेलने के लिए जाएगा और उसमें वो क्लास 2 पास होके आएगा। और नेक्स्ट जो यहाँ पे 3 ईयर है, 3 ईयर में बच्चा 5 पास हो जाएगा, 5th पास हो जाएगा, और यहाँ पे जो 3 ईयर है इसमें बच्चा 8th पास हो जाएगा, और नेक्स्ट जो यहाँ पे है इसमें बच्चा 12th पास होके यहाँ से निकलेगा। तो अब बात करते हैं दोस्तों इसमें ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन को किस प्रकार से यहाँ पे दर्शाया गया है। ग्रेजुएशन जो कोर्स होगा दोस्तों ये जनरली 4 साल का होगा, अगर उसका जो स्नातक कोर्स है या 4 साल का होगा। और इसमें दोस्तों चेंजमेंट यह किया गया है कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली में जैसे कोई बच्चा है वह BA ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर करता है और ग्रेजुएशन सेकंड ईयर करता है, फिर हो सकता है उसकी कोई फैमिली प्रॉब्लम है, हो सकता है फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, तो वह व्यक्ति फिर अपनी एजुकेशन छोड़ देता है किन्हीं कारणों से, तो वह ग्रेजुएट नहीं माना जाता है अभी के हिसाब से। लेकिन इसमें दोस्तों किसी की कंडीशनों को देखते हुए यहाँ पे अलग अलग कोर्सेज में ग्रेजुएशन डिवाइड किया गया है। अगर किसी व्यक्ति ने मात्र ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर ही किया गया है तो उसको सर्टिफिकेट कोर्स दिया गया है, उसको ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट कोर्स दिया गया है। और किसी ने 2 साल ग्रेजुएशन कर लिया है उसके बाद छोड़ दिया, उसको ग्रेजुएशन डिप्लोमा कोर्स दिया गया है। और जो 3 ईयर है दोस्तों ये डिग्री कोर्स है, ये बैचलर डिग्री होगी, किसी के पास ग्रेजुएशन की डिग्री होगी, और इस ग्रेजुएशन की डिग्री के बाद कोई भी व्यक्ति जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। जैसे हमारे यूकेपीएससी या यूपीएससी के एग्जाम है उनके लिए तैयारी कर सकता है ग्रेजुएशन के बाद। और दोस्तों जैसे कोई व्यक्ति एजुकेशन सेक्टर में ही अपना कैरियर बनाना चाहता है, वो 4 ईयर कोर्स करता है, तो उसको यहाँ पे ग्रेजुएशन रिसर्च की डिग्री दी जाएगी। और फिर इस प्रकार से यहाँ पे दोस्तों जो पोस्ट ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन वर्तमान में 2 साल का होता है और ग्रेजुएशन वर्तमान में 3 साल का होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन को भी डिवाइड किया गया है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे डिग्री कोर्स करता है, बाय द वे उसने ग्रेजुएशन में 3 ईयर पढ़ाई करी, डिग्री कोर्स किया, और वो रिसर्च नहीं करना चाहता, तो उसका जो पोस्ट ग्रेजुएशन होगा यह 2 साल का होगा, उसका पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल का होगा। कोई ग्रेजुएशन रिसर्च का किसी के पास डिग्री है तो उसका पोस्ट ग्रेजुएशन ओनली अ ईयर का होगा, 1 साल का उसका यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स होगा। और इसमें एमफिल को यहाँ पे समाप्त कर दिया गया है, और यहाँ पे जो पीएचडी होगी यह 4 साल की पीएचडी होगी। एमफिल को समाप्त कर दिया है और पीएचडी यहाँ पे 4 साल की होगी। तो इसके अतिरिक्त दोस्तों यहाँ पे सरकार द्वारा और भी बहुत सारे कार्य किए हैं इस एजुकेशन को काफी अच्छा बनाने के लिए। तो इसमें दोस्तों यहाँ पे यह कहा गया है, जैसे कोई टीचर है, टीचर को भी यहाँ पे 4 साल की विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी नई शिक्षा नीति के तहत, किस प्रकार से किसी बच्चे को पढ़ाना है, किस प्रकार से उसका पूर्ण रूप से उसको एक अच्छा छात्र बनाना है करके। और इसी के तहत दोस्तों यहाँ पे यह भी कहा गया है कि 50 जो फॉरेन यूनिवर्सिटियां हैं वह भी भारत में प्रवेश कर सकती हैं। हालांकि ये लास्ट टाइम यूपीए की गवर्नमेंट में भी हुआ था ऐसा, लेकिन वहां पे बात नहीं बनी थी। तो इसके तहत दोस्तों ये कहा गया है कि 50 जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं भारत दूसरे देशों की, जैसे ऑक्सफोर्ड है, हार्वर्ड है, कैम्ब्रिज है, ये भी भारत में अपनी ब्रांचेज खोल सकते हैं। और ये बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं दोस्तों, अगर ये भारत में अपनी एजुकेशन
सिस्टम अपनी कोई ब्रांच ओपन करते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं हमारे देश का जो एजुकेशन सिस्टम है, हमारे जो स्कूल कॉलेजेस हैं, उनका कंपटीशन इन बड़े स्कूलों के साथ होगा। कहीं ना कहीं हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम जो है, हमारे स्कूल भी इसमें बढ़िया होंगे। और इसमें दोस्तों यहाँ पे यह किया गया है, जैसे कोई प्राइवेट स्कूल है उनको कैटेगराइज किया गया है, उनको ग्रेड के हिसाब से बांटा जाएगा। कोई ए ग्रेड में है, कोई बी ग्रेड में, अन्य ऐसे ग्रेडों में उनको रखा जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों जो ग्रेड के हिसाब से प्रत्येक स्कूल की यहाँ पे फीस डिसाइड की जाएगी, और मनमाने ढंग से कोई भी प्राइवेट स्कूल हैं, जैसे भारत में बहुत से स्कूल हैं जिनमें लाखों रुपए फीस है, तो वो किसी भी रूप से इतनी ज्यादा फीस नहीं ले सकते हैं। स्कूल को कैटेगराइज किया जाएगा, उसकी कैटेगरी के आधार पर पूरे भारतवर्ष में उसकी फीस होगी इतनी। और दोस्तों यहाँ पे जैसे हम कहते हैं, अभी शिक्षा हमारा समवर्ती सूची का विषय है, और जब ये नई शिक्षा प्रणाली हमारी शुरू हो जाएगी तो उसमें हमने केंद्र की ही पूर्ण रूप से शिक्षा जो पैटर्न है, शिक्षा व्यवस्था है, उसको ही फॉलो करना पड़ेगा। इसके लिए अलग से एक संस्था टाइप की बनेगी और वही इसको पूरे भारत में मॉनिटरिंग करेगी। और जिसमें जैसे हमारा एजुकेशन सिस्टम है, यह संघात्मक है, इसमें केंद्र की भी बातें मानी जाती हैं और राज्यों की भी बातें मानी जाती हैं। फिर यहाँ पे यह चीज नहीं रहेगी, और इसमें दोस्तों पूर्ण रूप से संघात्मक व्यवस्था पर हमारी नई शिक्षा नीति लागू होगी। कुछ चीजें इसकी काफी अच्छी हैं, जैसे यहाँ पे कोई फॉरेन लैंग्वेज सीखने को मिलेगी। जैसे बड़ी क्लासों में जाते हैं, बड़ी क्लासों में जाने के बाद जैसे वर्तमान में किसी को मैथ्स पढ़ने का शौक है, मैथ्स के साथ साथ उसको बायो पढ़ने का भी शौक है, वर्तमान में ऐसी चॉइस नहीं है। और यहाँ पे दोस्तों ये जो मल्टीपल सब्जेक्ट है, मल्टीपल सब्जेक्ट में कोई भी छात्र जो उसको पढ़ने की इच्छा है वह सब्जेक्ट यहाँ पे ले सकता है। काफी अच्छी शिक्षा नीति है। तो दोस्तों आज का ये टॉपिक था नई शिक्षा नीति, जिसका टाइटल है 5+3+3+4। तो इससे संबंधित दोस्तों अगर कोई आपको समस्या होती है, प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर ये टॉपिक आपको पसंद आता है, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।